आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजू जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी आपको भी नमस्कार। सभी सखियों को मेरा यानी मंजू द्विवेदी का नमस्कार। क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक है। आप कहीं जाने का कार्यक्रम बना रही हैं? उहापोह चल रहा है, समझ नहीं पा रही हूँ जाऊं नहीं जाऊं, निर्णय हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा, जाना है या नहीं जाना। वो तो आपको भी निर्णय लेना पड़ेगा। जो आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि ये काम करूँ कि न करूँ, तो ये उहापोह तो सबके मन में चलता है। बिल्कुल चलता है, लेकिन निर्णय हमें खुद ही लेना पड़ता है ना। और मंजू जी आप घबरा गई। दरअसल हम तो यही बोल रहे थे कि हम सबका नेचर होता है, हम सभी यही सोचते हैं कि ये काम करें या ना करें, ये ठीक रहेगा कि वो ठीक रहेगा, जाएं या ना जाएं, आज नहीं कल पटाल देते हैं। ये जो मन का उहापोह है यही कई बार मुसीबत बन जाता है। इसलिए अपना निर्णय खुद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा मुसीबत तब हो जाती है जब अपने निर्णय हम किसी और को लेने के लिए कहते सलाह देते हैं और वो आपको अगर गलत सलाह दे देते हैं, तब आप और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसके लिए निर्णय लेने की क्षमता हमें खुद ही अपने आप में विकसित करनी चाहिए, है ना। और बच्चों को बच्चा रहने दें। बिल्कुल। अब आप सोच रही होंगी कि कहाँ से निर्णय से बच्चों पर आ गए। वो इसलिए आ गए कि जो लोग विविध भारती का फेसबुक पेज नहीं देख रहे उनके लिए हम बता दें कि हम अपने विषय विविध भारती के फेसबुक पेज पर डालते हैं और अपना निर्णय खुद लें। एक ये मुद्दा है और अगला मुद्दा है बच्चों को बच्चा ही रहने दें। कई बार बच्चों पर हम बहुत सारी जिम्मेदारियां बड़े थोप देते हैं और खुद की तरह चाहते हैं बच्चा भी बिल्कुल डिसिप्लिन्ड आपकी तरह बिहेवियर करे। अगर वो पूरी तरह से आपकी तरह बर्ताव करेगा तो फिर बचपन कहाँ गया? फिर उसका बचपन नहीं छीन लेते हम लोग। बिल्कुल, यही बचपन तो खोने नहीं देना है हमें। इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। और इसके अलावा जरा याद करो कुर्बानी, इसके अंतर्गत आज जयानंद भारती जी को हम याद करेंगे। और इसके अलावा हम व्यंजनों की बात करेंगे क्योंकि बिना खान पान के अपना प्रोग्राम पूरा कैसे हो सकता है। और त्योहार भी तो आ रहा है ना। तो रक्षाबंधन के जो खास व्यंजन होते हैं, रक्षाबंधन पर हमारी जो सखियां हैं और सखा भी वो क्या खास बनाते हैं वो व्यंजन हमें लिख भेजें और उनके लिखे हुए हम उन तक पहुंचाएंगे। और ये जो मुद्दे हमने बताए हैं इन मुद्दों पर भी उनकी क्या राय है हमें इंतजार रहेगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS मुंबई। तो अब बताइए, बस अपनी मन की जो बातें हैं वो हमसे साझा कीजिए। जो अच्छे अच्छे व्यंजन आपके यहाँ बनते हैं उसके बारे में बताइए। फिलहाल हम एक गीत सुनते हैं।
रास्ते सब आते हैं, हम कहाँ से आए कहाँ, तुम सुनो तो कहे प्यार की दास्तां, तुम सुनो तो कहे प्यार की दास्तां। बस यही तो पूछा था एक दिन कुछ शर्मा के, बस यही तो पूछा था एक दिन कुछ शर्मा के, क्यों गगन यूं मिलता है इस जमीन पे घबरा के, हो गए कब अरमा जवां, तुम सुनो तो कहे प्यार की दास्तां, तुम सुनो तो कहे क्या करेगा सुन के जहां, तुम सुनो तो कहे प्यार की दास्तां, तुम सुनो तो कहे प्यार की दास्तां। मंजू जी। दास्तान चाहे प्यार की हो चाहे लड़ाई झगड़े की हो, लेकिन कोई सुन ले तो मन को तसल्ली तो होती है। तो सुनना तो जरूरी है, लेकिन अगर जब बात निर्णय लेने की आए तो आप अपने ही मन के सुनिए। बिल्कुल सही बात है। मन का अगर सुनेंगे तो मन का करेंगे। कई बार मन का किया हुआ बड़ा अच्छा हो जाता है और मन के किए हुए से आप बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। अक्सर ऐसा होता हमारे है। एक साथी ने ये बात लिखी है कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। हाँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि कम उम्र के बच्चों को, जो टीनेज बच्चे हैं या युवा अवस्था में, कई बार ऐसी नौबत आती है कि माता पिता की, घर वालों की न सुनकर आप अपना निर्णय ले लेते हैं, लेकिन कई बार पछताना भी पड़ता है। तो ठीक है, राय मशवरा करने के बाद देखें कि आपके भीतर क्या काबिलियत है, आप चाहते क्या हैं, आपकी रुचियां क्या है, उस ओर कदम बढ़ाएं। लेकिन अपना निर्णय बड़े होने के बाद तो खुद ही करना पड़ता है। जो डिपेंडेंसी है, लोगों पर हम निर्भर करते हैं, अरे समझ में नहीं आ रहा है, हम आज सिनेमा देखने जाएं कि नहीं जाएं, हम आज शॉपिंग करने जाएं कि नहीं जाएं। ये जो छोटे छोटे निर्णय होते हैं, निर्भरता अपने बचपन से क्या होता है, खास तौर से लड़कियों के लिए ये होता है कि बचपन से सिखा दिया जाता है कि माता पिता आपको जो कहेंगे वो करना है, भाई बहन जो कहेंगे वो करना है, फिर आप ससुराल जब जाती हैं तो पति जो कहेगा वो करना है। तो ये जो डिपेंडेंसी है, इससे मुक्त होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में खास तौर से बहुत सारी हमारी सखियां ये कहती हैं कि हमारे माता पिता हमें पढ़ा नहीं रहे। भाई, तो आप उन्हें कन्विंस करो, आप उन्हें बताओ कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम भी लड़के के घर में जो भाई है उसकी तरह बराबरी का दर्जा चाहते हैं। ये तो बात ठीक है ममता जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां पढ़ती भी हैं, लेकिन जब जैसे बड़ी क्लास में जब वो जाती हैं तो कोई सब्जेक्ट विषय लेने का जब मौका आता है, वो पढ़ना चाहती है विज्ञान, लेकिन माता पिता कहते हैं नहीं, आर्ट में आप एडमिशन ले लो। तो वो माता पिता की इच्छा की वजह से जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहती वो नहीं, बल्कि उनके निर्णय के हिसाब से वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। और उसके बाद सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़कों के साथ भी कई बार ये होता है। और बाद में वो विषय पढ़ने में उनका मन नहीं लगता और वो कहते हैं कि नहीं, माँ बाप ने बोला था कि नहीं, हमें तो ये बनना है, इसके लिए यही विषय लेना पड़ेगा, जबकि मेरी रुचि तो इस विषय में है। और वो बस बिना मन से पढ़े जाते हैं। तो ये जो निर्णय है, ये बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता और उनके दिल और दिमाग के लिए भी तो कहाँ अच्छा होता है। बिल्कुल। दरअसल ये पीठिका शुरू से बनाई जानी चाहिए। जब घर में बच्चे की आमद होती है, तब से ये माहौल बनना चाहिए कि निर्णय लेने की क्षमता पैदा करें। आप देखिए ना कि विदेशों में बहुत छोटे बच्चे, 5 साल के 7 साल के बच्चे बड़े आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें सब पता होता है कि हमें क्या करना है। तो हम लोगों को भी अपने घरों में ये
माहौल बनाना चाहिए कि आपका बच्चा खुद निर्णय लेने लगे, तो ये आदत आगे चल के वैसी ही रहती है। वरना माता पिता इतना फोर्स करते हैं कि तुम्हें ये करना है, वो नहीं करना है। ये बातें जो होती हैं इतनी ज्यादा उसके ऊपर केंद्रित हो जाती है, मतलब हैंगओवर हो जाता है उनके ऊपर कि वो उनकी क्षमता बचती ही नहीं, उन्हें समझ में ही नहीं आता। तो हमने जो उदाहरण दिया है कि छोटी छोटी बातों के लिए भी दूसरों पर हम निर्भर रहते हैं कि वो कह दे तो हम ये काम कर लें। मतलब और जब तक आप बच्चों को जिम्मेदारी देंगे नहीं तब तक उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी भी नहीं ममता जी। कई बार ऐसा होता है कि हम 10-10, 12-12 साल के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन हर उनकी छोटी छोटी बात का निर्णय माता पिता लेते हैं। वो कहते हैं बच्चे से, चलो अब सो जाओ, चलो अब उठ जाओ, इस समय खाना खा लो, चलो अब तुम अपना बैग जमा लो, चलो अब अपने कपड़े इस तरह से रख दो। यानी जब वो कहते हैं तभी वो करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? बच्चों को खुद निर्णय लेने दे कि उनका क्या करने का ये समय है और उन्हें क्या करना है, और इन निर्णयों को जब वो लेंगे, बचपन से ही लेंगे, तो उनके अंदर ये क्षमता विकसित होगी कि हाँ, इस बात का निर्णय मुझे लेना है। बच्चों को ही नहीं, बड़ों के साथ भी यही होता है। हम तो बच्चों को इसलिए हम कह रहे हैं कि बचपन से ये आदत डालनी चाहिए, क्योंकि फिर बड़े होने पर होता क्या है कि हम कई बार भाग्य को कोसते हैं कि हमारा भाग्य नहीं था, इसलिए हमने ऐसा गलत निर्णय ले लिया। और अगर सही निर्णय लेना है तो अपने दिल की सुने और शांत चित्त से सुने, और थोड़ा सा विवेक का भी इस्तेमाल करें, और कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे कि कुछ तथ्य है, कुछ आंकड़े हैं, इकट्ठा करना चाहिए। मान लीजिए आप अपने करियर का चुनाव कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये देखिए कि उस दिशा में क्या कुछ हो रहा है, और अपने सभी जो विकल्प है उसको पहचाने कि क्या है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पर आलस्य नहीं करना चाहिए और झिझकना नहीं चाहिए। अगर किसी से सलाह लेनी है, कहीं काउंसलिंग करनी है तो काउंसलिंग कीजिए, लेकिन निर्णय खुद लीजिए। हाँ, और दूसरों के दबाव में आकर के कोई निर्णय ना ले कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, या फिर मेरे दोस्त ने तो मुझे इस बात की सलाह दी है, या मेरे रिश्तेदारों ने तो इस बात की सलाह दी है। अगर उनके दबाव में आकर के आप निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो। इसलिए अपनी क्षमता को भी पहचानें कि जो निर्णय आप ले रहे हैं, क्या वो करने के आप लायक हैं, क्या वो आप कर पाएंगे, इतनी क्षमता आपके अंदर है। अगर है तो ही उस विकल्प की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा हमें कोई दूसरा विकल्प चुनना चाहिए। बिल्कुल, हमने अभी निर्णय लिया है कि एक गाना सुनवाएंगे जी, सुनते हैं। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या हुई मेरे भी जिया की चोरी। अच्छा, अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली, फिर सुनो तो आगे हमारे दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया। फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। छी छी छी, तब से सोती हूँ, जागती हूँ, लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए ओए ओए, आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम।
मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल, जलता है सीना धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से। हाय मर जाऊं। हम भी थे एक नजर के प्यासे, क्यों नहीं। दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए लो ना 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 ना, तुम हो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए लो ला 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 ला, तुम हो दिलरुबा। ओए लो ला 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 ला। मंजू जी, देखिए हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में एक कॉलम हमने रखा है, जरा याद करो कुर्बानी। इसके अंतर्गत आज हम जयानंद भारती के बारे में सखियों को जानकारी दे रहे हैं, सखाओं को। जयानंद भारती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। उन्होंने डोला पालकी आंदोलन चलाया था। ये वो आंदोलन था जिसमें शिल्पकारों के दुल्हे दुल्हनों को डोला पालकी में बैठने के अधिकार बहाल कराया करता था। 28 अगस्त 1930 को इन्होंने राजकीय महाविद्यालय जय हरिवाल की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिटिश शासन के विरोध में भाषण देकर छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। जयानंद भारती का जन्म 17 अक्टूबर 1881 में हुआ था। माता पिता कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। जयानंद जी भी किशोरावस्था तक इन्हीं पैतृक कार्यों को किया करते थे। उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, पर बाद में बेहतर रोजगार के लिए नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार और देहरादून में उनका रहना और आना जाना हुआ। जयानंद जी 1911 में आर्य समाजी विचारधारा से जुड़कर उसके प्रचारक बन गए। सन 1914 से 1920 तक वे सेना में रहते हुए फ्रांस और जर्मन भी हो आए। सेना से जब वे सेवानिवृत्त हुए तो उसके बाद आर्य समाज के पूर्वकालिक प्रचारक के रूप में कार्य करने लगे। उत्तराखंड में सामाजिक जागृति के लिए उन्होंने बहुत सारे मुहिम चलाई और देश की स्वाधीनता लड़ाई में जयानंद भारती जी की सक्रियता हमेशा बनी रही। 28 अगस्त 1930 को राजकीय विद्यालय जहरी खाल में तिरंगा झंडा फहराकर उन्होंने आजादी के लिए प्रेरित किया था। 3 माह के कारावास से रिहा होकर वे फिर इन गतिविधियों में शामिल होते रहे। फरवरी 1932 को दुगड्डा में प्रतिबंध के बावजूद जनसभा करने के कारण उन्हें 6 माह के लिए पुनः जेल जाना पड़ा। और इसके अलावा कोटद्वार में 11 अक्टूबर 1940 को सैनिक टुकड़ी के सम्मुख सत्याग्रह करने के आरोप में उन्हें 4 माह की सजा दे दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 22 अप्रैल 1943 को भारती जी को 2 बरस का कठोर कारावास भी हो गया था। बरेली जेल में रहते हुए इस सजा को उन्होंने स्वाध्याय में गुजारा, मतलब वहाँ वो अध्ययन किया करते थे। बिल्कुल। और देश की आजादी के बाद जयानंद भारती पूर्णतया समाज सेवा के कार्यों को समर्पित हो गए। उनके प्रयासों से कई स्थलों पर धर्मशाला, अस्पताल और विद्यालयों की स्थापना हुई। सामाजिक सक्रियता और अनियमित जीवनचर्या के कारण वो अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय थे। उन्होंने जीवन का अंतिम समय अपने पैतृक गांव अंटकडाई में बिताया। हाँ, और अरकंडाई गांव में 9 सितंबर 1952 को जयानंद भारती जी का 71 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। भारती जी का योगदान एक समाज सुधारक, आर्य समाज के प्रचारक, स्वतंत्रता संग्रामी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले जुझारू व्यक्तित्व के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा।
बिल्कुल। तो उन्हें आज हम विनम्र नमन कर रहे हैं। और अब एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को, उसके बाद कुछ और मुद्दे लेकर आते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। मंजू जी, देखिए आपने कहा था अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले कि पूछा था कि आप अपने निर्णय खुद लेती हैं क्या, और हमने कहा था कि हाँ, ज्यादातर कई बार सलाह तो लेते हैं लेकिन निर्णय तो खुद को ही लेना पड़ता है। हाँ। फिर आपने भी कहा कि हम भी अब हम जानते हैं कि श्रोता हमारे क्या कहते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अपना निर्णय खुद एक ऐसी सलाह है जो हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब ये है कि हमें हमारी पसंद और नापसंद को महत्व देना चाहिए, और हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है ये निर्धारित करने के लिए अपनी बुद्धि और अंतर ज्ञान का उपयोग सर्वोपरि होता है। सही बात है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपना निर्णय खुद लें। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपकी आत्मनिर्भरता हासिल होने के साथ ही साथ झलकती भी है, और ये आत्मनिर्णय से आपकी कुशलता में निखार भी आया करता है। इसलिए अपने निर्णय स्वयं ही लेते रहना चाहिए। फिर इस दृष्टिकोण से ये भी कहा गया है कि सुनना सबकी, करना अपने मन की, लेकिन ध्यान रहे कि अपने इस मन की करने के लिए आपके निर्णय की कुशलता को किसी भी प्रकार की आंच ना
आने पाए। अब हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब आप किसी निर्णय को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आपको हमेशा अपने इंट्यूशन के आधार पर निर्णय ले लेना चाहिए। एक शोध में ये पाया गया है कि इंट्यूशन जब एनालिटिकल थिंकिंग के साथ मिलता है तो आप ज्यादा स्मार्ट निर्णय ले पाते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन और है क्या? कि शोध तो ठीक है, लेकिन कई बार इंट्यूशन के आधार पर हम कुछ काम नहीं करते हैं, वो ठीक नहीं होता, पता चलता है कि हमें पछताना पड़ जाता है। तो आप 100% इंट्यूशन पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, आपको अपना निर्णय तो खुद को ही लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई आपके घर आया है और कहीं जाना है, किसी भी क्षेत्र में उसको जाना है, मान लीजिए किसी को फौज में भर्ती होना है, हाँ, तो वो कह रहा है कि हमें तो फौज में जाना है, और आपका इंट्यूशन, घर वालों का इंट्यूशन जाहिर सी बात है कहेगा कि अरे वहाँ तो खतरे बहुत सारे हैं, नहीं जाने देते हैं, पता नहीं क्या होगा आगे। इंट्यूशन की मान के बैठ गए और आप नहीं गए, और आगे चल के आपको पछताना पड़ा। तो यहाँ हम 100% इंट्यूशन पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि हर काम परफेक्शन से करना चाहिए, लेकिन कभी कभी परफेक्शन के पीछे न भागने से आप सही निर्णय ले पाएंगे। परफेक्शनिज्म ऑल और नथिंग कंसेप्ट पर आधारित है, इसकी वजह से आप कई बार नथिंग चुन लेते हैं और आपको नुकसान होता है। परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है कि निर्णय लेते वक्त आप खुद से ये सवाल करें कि कौन से निर्णय से आपकी प्राथमिकताओं पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये सही बात है ना? हमेशा ऐसा नहीं कि ठीक है ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, और उसके चक्कर में कुछ भी हासिल ना हो। अब हमारी एक सखी ने लिखा है कि अपना मैं मानती हूँ कि दूसरों की सलाह किसी लेने में या किसी फैसले में लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि दूसरों की सलाह अपने फैसलों में मत लें, दूसरों की राय ज़रूर लें, लेकिन उसी राय पर तभी अमल करें जब आपको ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है, और अगर ये लगे कि उसकी राय ठीक नहीं है तो निर्णय कतई न ले, वो मेरे फैसले में सही नहीं काम आएगी तो ये मत करें। फलाने ने ये बात मुझे कही है, मैं उसको कैसे मना करूं? अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके भविष्य, आपके जीवन के लिए सही नहीं है तो आप उसे राय को मत माने और खुद पर छोड़ दें। ज़रूरी नहीं कि आप सबकी बात पर अमल करें। अपनी ज़िंदगी में अगर उसकी हर बात को लाते रहेंगे तो फैसला लेने में दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा है कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, और ये कहावत चरितार्थ होती है। तो भाई आपके घर वाले जो कहते हैं उनकी भी मानिए और दोस्तों मित्रों को भी सुनिए, लेकिन वही कीजिए जो आपको ठीक लगता है। और एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर आपको अपने किसी निर्णय को लेकर संदेह या शक हो रहा है तो आपको तुरंत 10-10-10 का टेस्ट करना चाहिए। इस टेस्ट का सीधा मतलब है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं उसे 3 हिस्सों में बांटकर सोचें। मतलब आपको ये तय करना है कि आपको जो निर्णय ले रहे हैं उसके बारे में आज से अगले 10 हफ्ते, 10 महीने या 10 साल के बाद आपकी क्या राय होगी, या वो आपको कितना फायदा देगा। मंजू जी, कई बार हमने कई युवाओं को खास तौर से सुना है कि माता पिता के निर्णय के चक्कर में वो अपनी रुचि का नहीं कर पाते हैं। कई युवाओं को हमने सुना है कि वो फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं सीरियल्स की दुनिया में जाना चाहते हैं, उन्हें एनिमेशन फिल्मों में दिलचस्पी है, वीडियो एडिटिंग या इस सब, वो जो भी करना चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ और ऐसे इस तरह की जॉब में जाए जहाँ पे बड़ी सुरक्षित जीवन है, बंधी बंधाई तनख्वाह मिले, महीने भर बाद ऐसे ही नौकरी करें, या फिर IAS PCS की तैयारी करें। और माता पिता के कहने के चक्कर में जो युवा पीढ़ी है मान लेती है उनके निर्णय, और बाद में पता चलता है कि पढ़ाई में उनका दिल नहीं लग रहा है, जबरदस्ती पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया है। और वो कई साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, कई लोगों को देखा है कि 8-8 साल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते रह जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। तो इससे तो बेहतर है कि आप जो फिल्मी दुनिया बनाइए उसमें जाकर संघर्ष करें। उसमें अगर इतने साल संघर्ष करते तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाता। तो ये जो होता है ना, निर्णय लादना भी नहीं चाहिए, थोपना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है कि यहाँ कार्यक्रम में हमें एक छोटा सा विराम लेना होगा। जी।
हमने छोटा सा एक विराम लिया है, वो तो अब पूरा हो चुका है, लेकिन अब आगे जो बातें हैं वो भी निर्णय को लेकर ही है कि हमारे साथियों ने बहुत बहुत सारी बातें लिखी है, तो शायद बहुत सब बातें तो हमें पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ खास बातें हैं कि लिखते हैं कि आप अपने जीवन में क्या खोते हैं क्या पाते हैं, इसका सारा श्रेय आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को जाता है। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो जरूरी है कि सोच समझकर ही निर्णय लें। सोच समझकर निर्णय लेना एक स्मार्ट व्यक्ति की निशानी है, लेकिन इसी सोच को ओवर थिंकिंग में बदल कर लिए गए निर्णय अक्सर गलत हो जाते हैं। इसलिए जरूरी कि आप कोई निर्णय लेने से पहले ओवर थिंक ना करें। बहुत सारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अपना निर्णय खुद लें, इसमें कुछ उल्टा सीधा होने पर पश्चाताप नहीं होता। कभी कभी हम दूसरों पर निर्णय छोड़ देते हैं जो हमारे पक्ष में जाता है तो उत्साह दोगुना हो जाता है, लेकिन अगर हमारे फेवर में न होने पर खुद पर ही खीज होती है। इस तरह के निर्णय की बात जब शादी ब्याह में होती है तो वहां पर ज्यादा इसकी चर्चा होती है। मान लीजिए किसी ने अपनी मर्जी से विवाह किया हो और उसकी आपस में नहीं जम रही है, तो घर वाले क्या कहते हैं कि निर्णय तो तुम्हारा ही था ना। हमारी बात नहीं सुनी ना, अब भुगतो। तो ऐसी जगहों पर इस तरह के ताने भी सुनने मिलते हैं, तो वहां पर आश्वस्ति रहती है कि निर्णय तो हमारा ही था ना। वो भले ही चाहे कहने सुनने को मिले, लेकिन निर्णय खुद का होता तो हमें इस बात की तसल्ली होती है कि हाँ निर्णय हमारा था। एक श्रोता ने लिखा है, लेकिन हाँ ममता जी, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमारा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ही निर्णय ले, दूसरों को अपनी दखलंदाजी ना करने दे। हमारा कहने का मतलब ये है कि निर्णय लेने की क्षमता आप अपने अंदर विकसित करें, तो जब भी मौका आए कि आपको कोई निर्णय लेना है तो आप खुद कर सके, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे। ये हमारा कहने का मतलब बिल्कुल सही बात है। और एक श्रोता ने इसी तरह की बात लिखी है कि कुछ लोग दुर्बल मन के होते हैं, जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है या सबल व्यक्ति के सहारे जीने के आदी होते हैं। वही लोग दूसरों के कहने पर निर्भर होते हैं, यही लोग अपना वजूद खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की परछाई से बाहर आना चाहिए और खुद का निर्णय स्वयं लेना चाहिए। ये जो आत्मविश्वास की कमी होती है, इसका निर्माण बचपन से होता है। वो जिम्मेदारी परिवार वालों की होती है, माता पिता की सबसे पहली जिम्मेदारी कि बच्चों को आप अपनी सीमाओं में केंद्रित रखते हैं। इससे उनका मनोबल टूटता है और आगे चलकर वो जो व्यक्तित्व का विकास होता है ठीक से हो ही नहीं पाता है। और इस समय हम गाना सुनवाते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, उनके ख्याल। इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए, उनके ख्याल। होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी,
पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, मस्ती भरी नजर से पिला के चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिक्कियाँ खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 6 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। 6 अगस्त आज ही है और अगला कार्यक्रम 4 बजे शुरू होगा। बिल्कुल, ये जो आज के मेहमान तो हम अभी आपने सुना है जी, बस यही कार्यक्रम आज अभी इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप और सुनिए। एक चीज और बताएं मंजू जी, इस प्रोमो चूंकि ये बच गया है तो हम बताते हैं कि जो जाने माने डायरेक्टर और राइटर अनुभव सिन्हा जी ने बहुत सारी ऐसी बेमिसाल यादें साझा की हैं इस प्रोग्राम में, इस बातचीत में। तो वहां भी उन्होंने भी कुछ बातें शेयर की थी जो जिस मुद्दे पर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, बच्चों को बच्चा ही रहना चाहिए। और निर्णय की बात कि उनके जीवन में भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने खुद अपना निर्णय किया फिल्मों में आने का। तो ये जो निर्णय की बात होती है तो हम बच्चों को कैद कर लेते हैं कि अपनी मुट्ठी में कि हम जो कहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं है, बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये कि जो उन्होंने निर्णय लिया था खुद के बारे में और उसके बाद जो सफलता मिली तो उनका ये निर्णय कितना सही था। अब बाकी बातें 4 बजे ये अनुभव सिन्हा की जबानी सुनेंगे हमारे श्रोता। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में। बच्चों को बच्चा ही रहने दे, ये हमने विषय अपने श्रोताओं को दिया है और हमारे बहुत सारे श्रोता अपने विचार साझा कर रहे हैं। किसी ने लिखा है बच्चों को बच्चा रहने दे, किसी ने अपनी कुछ यादें साझा की है और किसी ने लिखा है कि कुछ बच्चे उल्टा शब्द अगर बोलते हैं तो क्या करना है। अब एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बहुत बार कुछ बच्चे किसी शब्द को उल्टा करके बोलते हैं। चप्पल को पच्चल, पानी को मम्मम, स्पून को पून। एक परिचिता के घर में ऐसे ही कुछ बच्चा उल्टा सीधा बोलता है। जब भी हम लोगों के सामने आता है कुछ भी बोलता है तो बच्चे को वो उनकी मम्मी डांटने लगती हैं। अगर उसने खाने की वस्तु में हाथ लगाया तो हाथ से क्यों खा रहे हो, स्पून से खाओ। 2 साल के बच्चे इस तरह के बोलते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और हम भी तो उसी तरह बोलने लगते हैं। वो नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि इनकी आदत खराब हो जाएगी। मैंने उन्हें एक दिन समझाया कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही बोलते थे। क्या हमारे बच्चे आपको तोतले दिखाई देते हैं? बचपन के कुछ शब्द होते हैं, बच्चों को बच्चे ही रहने दे, बचपन ना छीने। बिल्कुल, तुतला कर जो बच्चे बोलते हैं तो माँ बाप और उनके जो घर में लोग रहते हैं बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये सब बातें एक छोटी उम्र में ही अच्छी लगती है। उसके बाद उन्हें सिखाना चाहिए कि बच्चा ये शब्द ये नहीं बल्कि ये है। कई बार तो बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी बच्चों को, माँ बाप को ऐसा लगता है कि नहीं हमारा बच्चा तो अभी छोटा ही है, उसकी हर बात जो है एकदम नादानी से जुड़ी हुई है और उसकी हर बात को वो पचा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं आप उनको सिखाएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये है। और अब जो है आप बड़े हो रहे हो और बड़े जैसी बातें अब थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तोतली बातों पर एक बात आई कि कुछ बच्चे कुछ कविताएं सिखाते हैं, माता पिता कहानियां सुनाते हैं, खुद सुनाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया है, कंप्यूटर है आपके घर में, तो सब कुछ वहां उपलब्ध है। आप एक कहानी लगा दीजिए, बच्चा सुनता है, सुनते सुनते भी बहुत सारी बातें सीख लेता है। और टीवी के स्क्रीन पर बहुत कुछ है। तो एक बच्चा बोलता था, एक कविता है, आज इतवार है चूहे की बारात
बारात है। हम सब ने बचपन में ही कविता सुनी। तो बच्चे ने क्या सीखा, आज के तू वार है, तुए ती बोरात है। तो उसकी माँ ने सिखाया तुए ती बोरात नहीं, चूहे की बारात है। उसने कहा नहीं, तुए ती बोरात है। तो उसकी माँ भी हंसते हंसते उसने छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही साल भर या 1.5 साल हुए, बच्चे ने खुद सीख लिया आज के इतवार है, चूहे की बारात है। तो यहाँ जब बच्चे तोतली बोली बोलते हैं तो आप भी तोतली बोली बोलकर न सिखाएं, बल्कि उसको छोड़ दें, वो अपने आप सीखेगा। लेकिन आप सही उच्चारण करें, सही बोलें। अच्छा, यहाँ जो आज ये बच्चों का विषय हमने लिया है, इसमें एक खास मुद्दा यहाँ हम ये भी शामिल करना चाहते हैं कि बच्चे को व्यस्त रखने के लिए माता पिता बच्चों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां इस तरह से डाल देते हैं कि उन्हें बहुत अलग अलग क्लासेस में डाल देते हैं। अच्छा, स्कूल से आया, अब आपको इस क्लास में जाना है, अब आपको उस क्लास में जाना है, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चा खाली न रहे और बच्चा व्यस्त हो जाए। लेकिन इससे होता क्या है कि बच्चा खेल नहीं पाता है, अपने मन का कर नहीं पाता है, अपने दोस्तों से मिल नहीं पाता है, और इसकी वजह से उसका बचपन कहीं खो जाता है। इसलिए स्विमिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग क्लास में और गेमिंग में बहुत सारे खेल हैं, वहाँ डाल दिया। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सारे, हमने एक माँ से परिचय था तो उन्होंने बताया कि मैं तो अपने बच्चे को बिल्डिंग में नीचे खेलने नहीं जाने देती हूँ। हमने कहा क्यों? अरे वो फिर स्टैंडर्ड का फर्क पड़ता है बच्चों में। तो मैंने उसके 3-4 क्लासेस लगा रखे हैं। दोपहर को बच्चा आता है और उसके बाद वो इन जगहों पे चला जाता है, तो अच्छा रहता है। वो जो बिलो स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उनसे वो नहीं सीख पाता। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। हमने कहा कि अरे बच्चे को फ्री छोड़ दो, जब खेलेगा बच्चा अपने आप सेहत से दुरुस्त रहेगा और बहुत सारी बातें वो सीखेगा। यहाँ पर बच्चों में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये वर्ग भेद बच्चों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक बात मंजू जी आपको बताऊं, एक हमारी सखी है, उन्होंने बताया कि हमने अपनी बेटी को डे केयर में मैं छोड़ती हूँ, और डे केयर में बहुत सारे बच्चे आते हैं तो एक दूसरे का बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब मैं ऑफिस आती हूँ तो बच्चे को वहीं छोड़ देती हूँ। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम है कि डे केयर वालों ने बच्चे को बच्चे की तरह रखने की बजाय उन्होंने बड़ों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं लेकिन बच्चे खेलेंगे नहीं, बहुत सारे गेम्स हैं लेकिन गेम्स नहीं कर सकते हैं। वो ये कि उनको वो होमवर्क दे देती हैं। अब डे केयर का क्या मतलब? क्लास और स्कूल तो नहीं है। बच्चा स्कूल से ऑलरेडी आया है और आपने डे केयर में उसको होमवर्क करने के लिए दे दिया है सभी बच्चों को, ताकि बच्चे होमवर्क में बिजी रहें और बदमाशी न करें, उनके खिलौने ना टूटे। तो एक लड़की है, वो डे केयर में जाने से मना करने लगी। तो उसकी माँ ने पूछा क्यों नहीं जाओगी, सारे बच्चे जा रहे हैं, बेटा हमें ऑफिस जाना है। तो उसने क्या जवाब दिया कि वहाँ पे होमवर्क करवाते हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि होमवर्क करना कोई बुरी बात है, मैं स्कूल में भी होमवर्क करूं और डे केयर में भी होमवर्क करूं, क्यों आप करती हैं? तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आप डालोगे तो बच्चा तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा ही। तो ये जो डे केयर वालों की बात है, उन्हें भी इस तरह से ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और अपने साथियों के साथ खेलने से, अपने समान उम्र के बच्चों के साथ खेलने से बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। अगर ये हम नहीं करने देंगे तो वो दूसरे लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है ये वो खुद से नहीं सीख पाएंगे। इसके अलावा कई माता पिता वो जीवन में जो खुद बनना चाहते थे वो सारा बोझ बच्चों, वो सारी अपेक्षाएं उनकी अपने बच्चों से होती है और इस चक्कर में उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ भी बहुत ज्यादा डाल देते हैं। इसकी वजह से भी बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा बन जाना पड़ता है। कई बार बच्चों के ऊपर काम का बोझ भी इतना ज्यादा डाल दिया जाता है कि इसकी वजह से भी उन्होंने अपना बचपन छोड़ करके उन्हें बड़े बन जाना पड़ता है। तो इन सब बातों का भी ख्याल, एक अच्छी परवरिश करना ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है ममता जी। और इस जिम्मेदारी को बखूबी हम तभी निभा सकते हैं जब बच्चों को हम बच्चे की तरह ही रहने दें। बिल्कुल सही बात है, बड़ों की तरह कि सब कुछ अच्छे से करो। और आजकल तो जहाँ जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, जो बच्चे मैदान में जाकर खेलते थे और जो देसी किस्म के खेल हुआ करते थे उन सबसे अलग हो गए हैं। वैसे ही मोबाइल ने उनका बचपन छीन लिया है। बचपन में वो ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं जिसकी जानकारी माता पिता को भी नहीं होती है। तो इन हालात में आप बच्चों को बच्चे की तरह रहने दें, ताकि हम सब जैसे अपने बचपन को याद करते हैं, वो मिट्टी की खुशबू है, दौड़ भाग है, आम का पेड़ है, झूला है, वो नीम का पेड़ है और पड़ोस है, पड़ोस की बरसात में नाव बना के चलाना पानी में। तो ये जो बचपन का सुनहरा संसार हम सबके भीतर बच्चे के रूप में बैठा हुआ है, तो वो उनके भीतर भी रहने दे। एक गीत सुन ले। बिल्कुल।
बच्चों को बच्चा ही रहने दे, ये वाक्यांश बच्चों के अधिकारों, उनके विकास और उनके कल्याण के महत्व पर जोर देता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों को एक खुशहाल और स्वस्थ बचपन का हक है। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार बिना किसी दबाव या अपेक्षाओं के खेलने, सीखने और बढ़ने देना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल बच्चों का बचपन उनके माँ बाप ने छीन लिया है। उनके मन में यही बात बैठाई है कि तुमको अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, खेलना बंद। जैसे उन बच्चों को कैद में रखा है। ऐसे बच्चे अकेलेपन का शिकार बन जाते हैं, गुमसुम रहते हैं। ऐसा करने के बजाय उनकी जीवनचर्या बना देना चाहिए। पढ़ाई का, खेल का समय तय कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। और कई बार ज्यादा रोक टोक किया जाए, कुछ बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं तो ज्यादा अगर रोके टोके तो बच्चे तोड़फोड़ करना शुरू कर देते। इसलिए माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि हर माता पिता अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है, उनके सुखद भविष्य के लिए कोशिश करता है, सहयोग देता है। आपको अपने बच्चों के प्रति ऐसा व्यवहार रखना होगा कि वो नटखट जरूर बने लेकिन वो बिगड़े ना, बिगड़ा हुआ ना कहलाए। जब बड़े बुजुर्ग के सामने कोई घर का महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो अपने छोटे बच्चों को इससे दूर रखें। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बच्चों को बच्चा ही रहने दे। ये वाक्यांश बच्चों के अधिकारों, उनके विकास, उनके कल्याण के महत्व पर जोर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों को एक खुशहाल और स्वस्थ बचपन का हक है। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार बिना किसी दबाव या अपेक्षाओं के खेलने, सीखने और बढ़ने देना चाहिए। उन्हें बचपन का आनंद लेने देना चाहिए और उनके विकास के स्वाभाविक मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। मंजू जी, अगर बचपन के संसार में गोते लगाते रहे तो हमारी रेसिपी का क्या होगा? हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी रेसिपी लिख भेजी है। हाँ, देखिए अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो इस पर आप कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं इसके बारे में हमने पूछा था और हमारे साथियों ने कुछ व्यंजनों के बारे में बताया है। तो एक श्रोता ने अलग किस्म की एक रेसिपी लिख भेजी है, वो है लजीज शाही केसरिया भात। ओहो, क्या और बात है। पहले ये तय कर लेते हैं कि ये बनाएगा कौन, आप या मैं? आप ही बना दीजिए क्योंकि आपने इतने प्यार से केसरिया भात बोला है, तो मुझे लगा कि हमें लगता है मैं ही नहीं, हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं सब लोग आजमाएंगे जरूर। देखते हैं क्या लिखा है। 1 कटोरी बासमती चावल ले लीजिए, 1 कटोरी शक्कर ले लीजिए, इलायची पाउडर आधा चम्मच और 5 से 7 केसर के लच्छे, मीठा पीला रंग चुटकी भर और आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घी, 2-3 लौंग, मेवे की कतरन 1 पाव या फिर कटोरी भर, 15-20 किशमिश, गुनगुने पानी में भीगे हुए चावल। लजीज शाही केसरिया भात बनाने के लिए आपको क्या करना है ये भी बता दें। चावल बनाने के पहले 1 घंटा तक गलाकर उसे रख दें, मतलब भिगो कर रख दें। अब एक बड़े मर्तबान में पानी उबाल लें, उसमें हल्दी डालें और चावल पकाकर थाली में ठंडा होने के लिए रख दें। दूसरी ओर 1 से 1.5 तार की चाशनी बना लें, उसमें पके हुए चावल डालकर कुछ देर चलाएं। अब इलायची और मीठा रंग मिलाएं। एक कढ़ाई या कड़छी में अलग से घी गरम करके उसमें लौंग डालें, ऊपर से चावल पर बुरक दें, साथ ही मेवे की कतरन और भीगे हुए किशमिश भी डालें और मिलाकर ठंडे या गरम जैसे चाहें वैसा आप लजीज शाही केसरिया भात तैयार है, खाएं और खिलाएं। फिर से एक बार सामग्री बता देते हैं। चावल 1 कटोरी के आसपास और शक्कर 1.5 कटोरी, इलायची पाउडर, केसर और मीठा पीला रंग चुटकी भर, हल्दी और घी, लौंग, मेवे की कतरन और किशमिश और गुनगुने पानी में इसे भिगोना है चावल को। बिल्कुल ममता जी, देखिए अभी ये जो समय चल रहा है इसमें देखिए बाजार में बहुत तरह की मिठाइयाँ मिलती है, लेकिन पहले के ज़माने में कुछ सीमित व्यंजन ही हुआ करते थे और ये जो व्यंजन है ये बहुत पारंपरिक व्यंजन है। जब भी कोई त्योहार आता था तो हमारे घर की जो महिलाएं होती थी या बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो अक्सर ये व्यंजन बनाया करती थी। तो आज मुझे केसरिया भात का वो स्वाद भी मेरे मुंह में आ गया है। और अब देखिए घेवर की बात करते हैं हम, है ना, तो इसके ये भी राखी पर पारंपरिक तौर पर बनाया जाने वाला व्यंजन है। इसके लिए सामग्री है 1.5 कटोरी मैदा, 2 कप पानी, 1.5 बड़ा चम्मच जमा हुआ गाढ़ा घी, 1.5 कप बर्फ का ठंडा पानी, घी 2.25 कटोरी, शक्कर 2.25 कटोरी शक्कर, गुलाब पत्ती, चुटकी भर पीला रंग, कटे हुए पिस्ता व बादाम और 1 मटका रखने वाली रिंग, नीचे रखते रिंग, उसके बारे में लिखा है। और उसके बाद विधि जो इन्होंने लिखी, हमारे साथी ने ही लिखे है कि सबसे पहले जमा
जमा हुआ गाढ़ा घी लेकर एक बर्तन में बर्फ के ठंडे पानी के साथ खूब फेंटिए। करीबन 5 मिनट के बाद घी में से पानी बाहर निकल आता है। अब पानी निथार कर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाकर फेंटिए। जब भजिए से भी पतला घोल तैयार हो जाए तब छोटी कढ़ाई में मटका रखने वाली रिंग रखें और इसमें घी डालकर गर्म करें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तब रिंग के बीच में धीरे धीरे धार सी बनाते हुए मैदे का घोल डालें। रिंग करीब आधा डूबा होना चाहिए। हल्का बादामी होने लगे तब सलाई की सहायता से घेवर उठा लीजिए और घेवर पर 3-4 बार 1.5 तार की गर्म चाशनी डालें और तैयार घेवर को मेवे से सजाकर पारंपरिक व्यंजन ये पेश करें। और ये जो धार डालने वाली जो इन्होंने बात की ना, ये केवल एक बार डालने से काम नहीं चलता है। एक बार डालें फिर थोड़ा रुके, फिर एक धार डालें फिर रुके, इस तरह से बहुत बार करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा जमा होकर के वो बड़ी घेवर बन जाती है। तो ये खुद भी बनाएं और लोगों को खिलाएं। यहाँ पर मंजू जी एक टिप्पणी आई है हमारे श्रोता की, बचपन में लौटने के लिए एक कविता की शक्ल में इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो मैं पहुंचा रही हूँ इन तक, श्रोताओं तक। एक श्रोता ने लिखा है कि 5 बरस की अपनी बेटी बन जाना चाहता हूं मैं बचपन के संसार में जाने के लिए। मनोरंजन पार्क की हवा में लहराती नाव में बैठकर नीम की सबसे ऊंची पत्ती को छूकर खिलौना रेलगाड़ी के आखिरी डब्बे से चहकना चाहता हूँ। जल्दी घर लौटने की हिदायत और आंखें झपकाती सुनहरे बालों वाली गुड़िया की फरमाइश के बाद दरवाजे की ओट में छुपकर शेर की परिचित आवाज से डरा लेना चाहता हूँ। स्वयं को झूल जाना चाहता हूँ अपने ही कंधों पर नन्हे बाहों के सहारे। किसकी कविता है ये इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन बड़ी ही अच्छी कविता लगी तो इसलिए सुना दी। अब गाना सुनते हैं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तो मंजू जी घड़ी की ओर देखिए, अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।